सर हकीकत पे पर्दा तो डालने वाले भी सियासतदान हैं, हटाने वाले भी सियासतदान हैं, और जब हम बात कर दें तो फिर हम पे तो जाहिर है आर्टिकल 6 छोड़िए, हम पे तो हमारी तो जिंदगी भी तंग कर दी जाती है, हमारी तो जानों पर बनाती है। लेकिन चलें हकीकत की अगर आप बात करें तो एक हकीकत ये है जो आज आश्कार की है, एतराफ़ किया है जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा है कि आपकी उनके एक 3 घंटा तवील मुलाकात हुई थी जिसपे आप उनको चाय पे लेके गए थे, और बेसिकली बात यही थी कि पनामा वाला मामला था और आपने कहा उसको रफा दफा कर दिया जाए। इसको आप बेहतर डिफेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आपकी मुलाकातें हुई थी, आपने ये माना भी है। लेकिन ये मुलाकात 3 घंटे की और पनामा को खत्म कर दें, क्योंकि आइन से हटकर अगर कुछ होता है तो वो गलत होता है। तो ये आइन तक लाने के लिए कोई गैर आइनी इकदाम भी करने पड़ते हैं। ये रेकन्सिलिएशन होती है जो कहा जाता है कि इसको रफा दफा कर दीजिए। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मेरी बहुत सी, मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, बाजवा साहब मुल्क के आर्मी के सरबराह थे, तो हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और वो कोई मुलाकात भी कभी भी हमने ना उसकी तशहीर की, ना उसके फ़ोटो बनाए, ना उसकी फ़िल्में बनाई, लेकिन वो मुल्क के मामलात पर ही होती थी। तो जिस मुलाकात को उन्होंने जिक्र किया है, चूँकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया, ये बात उनसे मंसूब की गई है, तो मुझे याद है कि बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी मेरी दरख्वास्त पर। मैंने कहा कि ना आपके दफ्तर में मिलते हैं, ना मेरे दफ्तर में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर आप तशरीफ़ लें। मैं कहा नहीं, ज़रा उस माहौल से हटकर। तो हमारी एक मुलाकात एक रेस्ट हाउस में हुई, एक वहाँ सिर्फ हम दो ही थे, और वहाँ बड़ी खुलकर हमने बात की। वो पनामा को रफा दफा करने का मामला नहीं था। मैं नया आया था और मैं जानना चाहता था कि उनकी क्या सोच है मुल्क के मामलात के बारे में और जमहूरियत के बारे में, आइन के बारे में। तो उन्होंने भी खुलकर बात की, मैंने भी खुलकर बात की। बहुत से मामलात वहाँ पर डिस्कस हुए, और यकीनन जो जुलाई 28, 2017 का फैसला था, जिसको ना तारीख कबूल करती है ना कानून कबूल करता है, उसके बारे में भी बात हुई, और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के बारे में हुई। और मैंने उनको यही कहा कि सबसे आसान हल मुल्क को आगे ले जाने का, मुल्क के मामला तय करने का यही है कि आप जमहूरियत को मौका दें, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, उसको आप मुल्क के मामलात से जो आइन के मुताबिक नहीं है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। तो उनकी सोच भी बिल्कुल इसी किस्म की थी। उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि वो माजी की खराबियाँ जो माशाल्लाह की पैदावार हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को मुल्क के मामलात में उलझाया गया है, हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो वो एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स थी। उन्होंने बड़ी ही खुलकर अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। तो बहरहाल ये वो बातें तो पब्लिकली मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी हमेशा राय रही है कि जो शख्स इक़्तिदार में ना हो, अपना ओहदा छोड़ चुका हो, तो उसके बारे में बात करना जहाँ वो अपना दिफा ना कर सके, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी जो मुलाकातें हुई वो मुल्की मामलात के बारे में ही हुई, उसमें कोई ज़ाती या जमात की या मेरी लीडरशिप के बारे में कोई हासिल करना, उनको कोई फ़ायदा पहुँचाने का कतन ना मकसद था, ना मैंने कभी ऐसी बात की है। लेकिन यकीनन मुल्क के बारे में, आइन के बारे में, जमहूरियत के बारे में, फ़ौज के रोल के बारे में जो जिम्मेदारी सियासतदानों की है, जुडिशरी की है, इस पर हमने कई दफ़ा, बहुत सी दफ़ा बड़ी खुलकर बात की। तो उनकी सोच क्या थी अब्बासी साहब? बाजवा साहब का, सॉरी कदा कलामी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने कहा ना उनकी सोच थी, उनकी एक सोच थी, उनकी भी सोच थी। तो क्या सोच थी उनकी आइन पे और कानून पे और जमहूरियत पे? उनकी क्या सोच थी? जो, क्योंकि सोच और अमल में तो काफी फर्क है। नहीं, सोच जो मुताबिकत थी उसमें मैं तो बहुत सी मुताबिकत उसमें पाई, लेकिन जैसा आपने कहा कि बाद में जो मामलात हुए उन्होंने उस सोच को सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल वो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना मैं ज़ाती तौर पर मुनासिब नहीं समझता। चले ठीक है, मैं पुश नहीं करूँगी। वक्त ठीक है, मैं पुश नहीं करूँगी सर। वो अपना दफा कर ही लेंगे, आप फिक्र ना करें। आपका दिफा करने के लिए मसला हो सकता है, उनका दिफा करना आसान है सर। नहीं, देखिए, दिफा की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ इंसान अपनी जो यादाश्त है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो हकीकत में मबनी ना हो और उनका कोई उस पर व्यू पॉइंट हो। और दो ही शख्स थे इन तमाम मीटिंग्स में, तीसरा तो शख्स होता नहीं था। हाँ,
ठीक है। अब बात साहब ये फरमा दीजिएगा कि जो बाजवा साहब के हवाले से अगेन ये जो कन्फेशंस आ रही है ऑफ अ फॉर्मर जनरल, क्योंकि जाहिर है जब फॉर्मर हो जाते हैं तो उनको सब कुछ याद भी आ जाता है, लेकिन 2017 में जो आपने बात छेड़ी थी कि ये रेकन्सिलिएशन वाला मामला शायद फिर वो 2021 में मटीरियलाइज हुआ लंदन में, ये क्या दुरुस्त है कि बाजवा साहब मिले थे नवाज शरीफ साहब से और ये फिर पूरा एक प्लान बना, बिल्कुल आईनी तरीके से हटाया गया इमरान खान साहब को, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट हासिल थी नून लीग को? नहीं, देखें, इसमें कोई रिकन्सिलिएशन की बात नहीं थी। रिकन्सिलिएशन किस बात पे? वो फौज के सरबराह थे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया। उन्हीं के जब वो चीफ बने हैं उसके 6-8 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मियां नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से भी अलहदा किया गया, हुकूमत तोड़ दी गई। मियां साहब को सियासत से ताहियात नाअहल करार दिया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए जिनका जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। तो रिकन्सिलिएशन की यहाँ कोई ना बात थी ना गुंजाइश थी। हमने हमेशा मुल्क के बारे में बात की कि मुल्क के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले कहा कि मैंने कोई ज़ाती बात अपनी लीडरशिप को कोई मुफाद देने की, जमात को मुफाद देने की कभी उनसे बात नहीं की। अगर उन्होंने उनके ज़हन में वैसी बात है तो वो बयान कर सकते हैं, लेकिन जो बातें बाजवा साहब से मंसूब की जा रही हैं वो डायरेक्टली नहीं है। मैं इस बात से ज़रूर आपको कहूँगा कि डायरेक्ट वो नहीं है, और वो इसको ऑन भी नहीं करते हैं जो इंटरव्यूज़ हुए हैं या जो बातचीत हुई है जिसको मेतला साहब ने लिखा है। ठीक है सर, मैं इसको आप मान लेती हूँ, लेकिन फिर अगर ये नहीं, अगर वो बिल्कुल ही साको सबाक से हटकर बात कर रहे हैं और ये बात ही वो नहीं कर रहे तो फिर इस पर भी नहीं आते कि परवेज रशीद साहब को हटाना क्या फिर उस वक्त सही फैसला था या गलत फैसला था? अगर इस पर कमेंट करना चाहे, वरना विल मूव ऑन। जी, जो वो बात थी वो मुझसे पहले की थी, और उसमें भी 2-3 डिफरेंट आपको ओपिनियंस मिलेंगे कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये भी कहा जाता है कि वो एक एग्रीमेंट के तहत हुआ, लेकिन मुझे किसी ऐसे एग्रीमेंट का इल्म नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि परवेज रशीद साहब के साथ वो एक ज्यादती हुई, वो ओहदे से अलहदा हुए। क्या वो कंसेंसस से हुआ, क्या वो एक फैसला था मिलजुल कर, मुझे नहीं पता कि क्यों हुआ, लेकिन वो भी तारीख का हिस्सा बन चुका है वो मामला। तो मैं जिस बात का इल्म ना हो उसके अंदर ज़रा ज़्यादा जाता नहीं हूँ। चले, ओके, ठीक है सर। दावर साहब ने जो आज अमेंडमेंट की है, जो अब पार्ट ऑफ वो बन भी गया है, ये जो कानून साजी पूरी की गई है जुडिशरी के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से, और ये जो सुओ मोटो के हवाले से जिन पर लिया गया है, उनको 1 महीने की जो है वो मुद्दत दी गई है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपने केसेस को दोबारा री ओपन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट गिव्स अ क्लियर साइन कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे और ये केस दोबारा से ओपन होता है तो फिर आप कोई स्पेशल बेंच की दरख्वास्त करेंगे, या कम से कम इतना कहेंगे ये कम से कम इसका हिस्सा ना हो, या आपको लगता है कि कोई भी सुनेगा इट विल बी फाइन? देखिए, यही पार्लियामान की खूबसूरती होती है कि एक हुकूमत के अंदर एक सोच थी, एक ज़रूरत थी, उन्होंने बिल बनाया, वो बिल काबीना तक गया, पास हुआ, वो असेंबली के अंदर आया, ले हुआ, कमेटी को गया, कमेटी ने अप्रूव कर दिया। जब वो पैसेज के लिए, पास होने के लिए कौमी असेंबली में आया, वहाँ उस पर बहस होती है। जब भी आप बहस की नफ़ी करते हैं, और ये माजी में इसकी एक आम रवायत थी, तो हमेशा कानून साजी दुरुस्त नहीं होती। आज जब पिछले 2 दिन से बहस हो रही है, आज मोहसिन दावर साहब ने एक ऐसी राय दी जिसकी जो ना हुकूमत के जहन में आई थी, जो ना लॉ मिनिस्टर साहब लाए थे, ना कमेटी की बात की थी। उन्होंने कहा, जनाब आप ये कानून बना रहे हैं, सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज हुई हैं, तो वो लोग जिन पर इनका असर हुआ है माजी में, वो शख्स, वो इदारे जो भी है, उनको कम से कम उनको भी मौका दे दें कि वो भी अपना एक अपील फाइल कर सकें। क्योंकि सुओ मोटो पावर्स के तहत जो फैसले होते थे उनकी अपील नहीं होती थी, जो कि मुकम्मल तौर पर बुनियादी इंसाफ के जो तकाजे हैं उसकी नफ़ी थी। तो मोहसिन दावर साहब ने बात की, और ये जो लोग वहाँ बैठे थे इजलास में, मेरे समेत, ये हमारे दिल को लगी कि बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं।